वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन गाइस। तो इस बार का लेक्चर थोड़ा सा 3-4 दिन लेट हो गया है क्योंकि मैं भी बीमार चल रहा था। तो अभी से जो लेक्चर है वो रेगुलर रहेगा, तो उसकी चिंता मत करिए आप लोग। आज से हम रेगुलर एक दो लेक्चर कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में अभी तक हमने ये देख लिया है कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसे होती है, इंडक्शन मोटर का टॉर्क और स्लिप के बीच का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमने देख लिया है। अब स्पीड कंट्रोल भी हमने देख लिया है इससे पहले वाले लेक्चर में। स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है इंडक्शन मोटर के, वो हमने देख लिया है। अब इंडक्शन मोटर हमारी चालू है तो उसे रोकना भी तो पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी कि इंडक्शन मोटर में ब्रेक कैसे लगाया जाता है। तो इंडक्शन मोटर को ब्रेक लगाने के लिए या रोकने के लिए टोटल 3 मेथड बताए गए हैं। पहला है प्लगिंग, पहला जो मेथड है हम पढ़ेंगे वो है प्लगिंग। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे डायनेमिक ब्रेकिंग। और लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, करेक्ट। तो ये 3 मेथड को यूज करके हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को जीरो कर सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। तो पहला मेथड हेडिंग डाल लीजिएगा, प्लगिंग मेथड। तो देखिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखिए प्लगिंग मेथड में क्या होता है। तो प्लगिंग मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है सप्लाई हम किस में देते हैं, स्टेटर में। तो स्टेटर सप्लाई का जो फेज सीक्वेंस है उसे रिवर्स कर दीजिए। सो इन दिस मेथड, मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा पहला पॉइंट। इन दिस मेथड we reverse the phase sequence of stator supply। करेक्ट। अब स्टेटर में हम क्या दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई पहले हमारा किस फॉर्म में रहा होगा, आर वाई बी। तो आर वाई बी हमारा कोई सप्लाई है, तो उसे रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी 2 फेज को इंटरचेंज कर दीजिए। तो आर को वैसे ही रखिए, बी और वाई को इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गया। कभी भी भूल के भी तीनों को आपस में इंटरचेंज मत कर दीजिएगा। हमेशा किसी भी 2 फेज को इंटरचेंज करना होता है फेज सीक्वेंस को रिवर्स करने के लिए। तो आर वाई बी पहले हमारा फेज सीक्वेंस था स्टेटर सप्लाई का। तो अब हमने बी और वाई का जो फेज है उसको चेंज कर दिया। तो हमें क्या फेज सीक्वेंस मिल गया, आर वाई बी। अब मुझे बताइए, जब आर वाई बी फेज सीक्वेंस की 3 फेज सप्लाई हमने स्टेटर में दिया था, तो हमें एक एमएमएफ मिला था या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला था, जिसकी स्पीड कितनी थी, एनएस। एनएस, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी 3 फेज सप्लाई 3 फेज वाइंडिंग में हम देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो जब आर वाई बी की सप्लाई स्टेटर में, स्टेटर हमारा 3 फेज वाइंडिंग है, तो आर वाई बी फेज सीक्वेंस की सप्लाई हमने स्टेटर में दिया, तो हमें एक आरएमएफ मिला, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्पीड थी एनएस। फिर हमने प्लगिंग मेथड अप्लाई किया। तो प्लगिंग मेथड अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, बी और वाई का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया। तो अब आरएमएफ की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इस कंडीशन में प्लगिंग के बाद जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हो जाएगी माइनस एनएस। तो अब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं। ये 4 एक्सिस हमने शो कर दिया। एक रिप्रेजेंट कर रहा है टॉर्क, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गई हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। और हम शो कर देते हैं एक लोड टॉर्क। लोड टॉर्क को हम हमेशा क्या लेते हैं, कांस्टेंट टी एल। तो अब ध्यान से देखिए,
लो टॉर्क का जो कर्व है, जब टॉर्क स्पीड कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करता है या जाके कट करता है, वो हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमें स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा है, दैट इज पॉइंट ए। ये हमारा क्या है, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे जो हमारा रोटर है वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, nr1। हमें पता है कि हमेशा मोटरिंग एक्शन के लिए, फॉर मोटर के लिए हमेशा जो रोटर की स्पीड है वो कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड किसकी, इस सप्लाई की जो हमने स्टेटर में दिया है, और रोटर की जो स्पीड है वो उसी ns से कम होगी। तो जो एक्स एक्सिस है, अगर वो स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है वो स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ए पॉइंट है वो हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा nr1। तो ये क्या हो जाएगा, ns1। ये हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड। अब आप इस पूरे कर्व को देख के बताइए कि nr1 छोटा है ns1 से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटरिंग एक्शन। अब हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, प्लगिंग मेथड, ये तो नॉर्मल ऑपरेशन की बात हो गई। ये जो टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक मैंने बनाया है, ये नॉर्मल ऑपरेशन के केस का है। अब हमने क्या किया, प्लगिंग मेथड में सप्लाई का फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया। तो मैंने बताया था जब भी हम सप्लाई का फेज सीक्वेंस रिवर्स करेंगे तो जो ns स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो पहले ns स्पीड हमारी यहाँ पे थी ns1, अब कहाँ पे चली जाएगी, -ns1। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारी स्पीड चली जाएगी। तो एक नया कर्व बनेगा कुछ इस तरह से। इसको और आगे तक बढ़ाते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि हमारा जो लोड टॉर्क है वो कांस्टेंट है, तो लोड टॉर्क हमारा वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। तो अब जो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ध्यान दीजिए। पहले हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट था ए पे, जैसे ही हमने प्लगिंग मेथड परफॉर्म किया जो स्पीड है वो रिवर्स हो गई। तो अब हमें जो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट आफ्टर प्लगिंग, या पहले लिख लीजिए बिफोर प्लगिंग। प्लगिंग से पहले जो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट था वो क्या था हमारा ए। आफ्टर प्लगिंग, प्लगिंग के बाद जो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, बी। तो अब हमें अपनी मोटर को कहां पे ऑपरेट कराना है, इस पॉइंट बी पे। तो अब मुझे बताइएगा, फील्ड तो तुरंत -s पे चली गई, जैसे ही हमने फेज सीक्वेंस को रिवर्स किया, जो फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो तुरंत ns1 से नेगेटिव में शिफ्ट हो गई -ns1 तक। बट क्या जो रोटर की स्पीड है nr1 वो भी तुरंत शिफ्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं। रोटर का कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, इसीलिए रोटर क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शिफ्ट होने के लिए। तो रोटर कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले रोटर की स्पीड थी nr1, तो रोटर पहले आएगा इस पॉइंट पे, पॉइंट इसको सी मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे अपने नए कर्व को फॉलो करते हुए ये पहुंचेगा अपने स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट बी पे। बट इस दौरान कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, करेक्ट। जो रोटर की स्पीड है nr वो तुरंत चेंज नहीं हो जाएगी बिकॉज ऑफ रोटर इनर्शिया। जैसे आप पंखा ऑन करते हो या पंखे को बंद करते हो, जब फैन को ऑफ करते हो तो क्या फैन तुरंत स्पीड अपनी जीरो कर लेता है, नहीं, कुछ ना कुछ देर तक वो रोटेट होता रहता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो यही है रोटर की इनर्शिया की वजह से जो nr1 है, यानी कि जो रोटर की स्पीड है वो तुरंत शिफ्ट नहीं होगी, बट जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो तुरंत ns से -ns हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो रोटर की स्पीड है वो इस एरो की डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम लेगी जाने के लिए, बट
जब ये एन आर यानी कि रोटर की स्पीड ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही होगी तो बीच में इसको एक और पॉइंट मिल रहा है, दैट इज पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे क्या हो रहा है? एट पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स पे टॉर्क मुझे बताइए क्या है? पॉइंट एक्स पे है टॉर्क 0। एट पॉइंट एक्स टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे हमें क्या कर देना है? सप्लाई को ऑफ कर देना है। डिस्कनेक्ट द सप्लाई, डिस्कनेक्ट द सप्लाई। करेक्ट। अगर हम x पॉइंट पे सप्लाई को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो जो रोटर की स्पीड है वो पहुंचते पहुंचते कहां पे पहुंच जाएगी? पॉइंट बी पे। और इसका एक फिर से स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट जनरेट हो जाएगा और मोटर बी पॉइंट पे फिर से रोटेट करने लग जाएगी, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। इसीलिए हमें x पॉइंट जैसे ही आता है सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है। सप्लाई को जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे टॉर्क उस समय 0 है तो टॉर्क 0 रह जाएगा और स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। डिस्कनेक्ट द सप्लाई, मोटर स्टॉप्स। तो इस मेथड को, प्लगिंग मेथड को यूज करके हम मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। मैं ग्रुप में अभी प्लगिंग मेथड का जो नोट्स है वो सेंड कर दूंगा। तो दूसरा मेथड हमें पढ़ना है डायनेमिक मेथड, तो हेडिंग डाल लीजिएगा डायनेमिक ब्रेकिंग। तो हम इस मेथड का यूज करके कैसे इंडक्शन मोटर को रोक सकते हैं या ब्रेक लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने आपको जो वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि जो रोटर है वो हमेशा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है। रोटर ऑलवेज फॉलो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो कितनी होती है? ns। करेक्ट। तो जो रोटर है वो भी इस ns को फॉलो करने के लिए घूमने लगता है अपनी स्पीड से, nr रोटर की स्पीड। करेक्ट। बट nr is always less than ns। सही है। nr यानी कि जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड को की डायरेक्शन में उसे कैच करने की कोशिश करता है बट कभी कैच नहीं कर पाता, इसीलिए nr हमेशा कम रह जाता है ns से, यानी कि जो रोटर की स्पीड है वो कम रह जाती है सिंक्रोनस स्पीड से। क्योंकि अगर nr इज इक्वल टू ns हो गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा, स्लिप 0 हो जाती है। याद करिए स्लिप क्या होता है? ns माइनस nr अपॉन ns। तो हम नहीं चाहते कि ns इज इक्वल टू nr के बराबर हो। करेक्ट। तो चलिए अब हमें इतना तो पता चल गया कि जो रोटर है वो तभी रोटेट कर रहा है जब हमारे पास ns है, यानी कि nr ऑलवेज फॉलो ns। अब ये ns कहां से आया? ns तभी हमें मिला जब हमने 3 फेज सप्लाई दिया स्टेटर को। तो क्या हो अगर हम इस 3 फेज सप्लाई को हटा के, रिमूव दिस सप्लाई, इस सप्लाई को हमने हटा दिया और क्या कनेक्ट कर दिया? स्टेटर में डीसी कनेक्ट कर दिया। डीसी सप्लाई कनेक्टेड टू स्टेटर। तो जब हमने स्टेटर में डीसी सप्लाई दिया तो क्या वो फील्ड जनरेट करेगा या फ्लक्स जनरेट करेगा? बिल्कुल फ्लक्स जनरेट करेगा। बट क्या वो फ्लक्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी जो ns स्पीड से रोटेट कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। इट विल प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल फील्ड। और यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हो या स्टेशनरी।
स्टेशनरी फील्ड। डीसी सप्लाई हमेशा स्टेशनरी फ्लक्स जनरेट करती है, बट एसी सप्लाई हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वो मैंने सिंक्रोनस मशीन, जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएफ, तो वो लेक्चर आप देख सकते हो, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो डीसी सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया स्टेटर में, जिसकी वजह से जो फील्ड है, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या जो स्टेटर की फील्ड है वो स्टेशनरी हो गई, वो रोटेट नहीं कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि जो रोटर है वो हमेशा किसे फॉलो करता है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहां पे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है, 0, क्योंकि हमने डीसी सप्लाई लगा दिया है। अब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो रोटर भी किस स्पीड को फॉलो करेगा, 0। तो इस तरह हमारी जो रोटर है, हमारा जो मोटर है वो रुक जाएगा या उस पर ब्रेक लग जाएगा। तो ये मेथड है डायनेमिक ब्रेकिंग का। अब हम देखते हैं थर्ड और लास्ट मेथड हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसका नाम हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्यों रखा? रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस मेथड का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब भी हम इस मेथड को परफॉर्म करेंगे, देन मशीन, जिस मशीन पे हम ब्रेक लगाना चाहते हैं उस मशीन की बात हो रही है, machine will supply all its stored energy, all its stored energy back to supply। मतलब जैसे किसी भी मोटर को आपको रोकना है, यानी कि फैन को आपको रोकना है, तो अगर आपने ऐसे ही स्विच ऑन कर दिया, अगर बहुत बड़ी मशीन है तो वो कुछ देर बाद रुकेगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करके रखी होगी, तभी स्विच बंद करने के बाद वो कुछ देर के लिए रोटेट होता रहता है। तो वही जो एनर्जी वो स्टोर करके रखा हुआ है उसने, वही एनर्जी वापस से वो सप्लाई को दे देता है इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड में। तो ऐसी कौन सी मशीन है जो पावर को जनरेट करके सप्लाई को दे सकती है? जनरेटर। सो इन दिस रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड द मशीन will act as generator। तो इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड में जिस भी मशीन को हमें रोकना है उसे सबसे पहले जनरेटर की तरह ऑपरेट कराना होगा। अब जनरेटर की तरह ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्लिप क्या होता है, ns माइनस nr अपॉन ns, ये हमें पता है स्लिप की वैल्यू होती है। अब हमें इस मशीन को जनरेटर की तरह यूज करना है, तो जनरेटर का जो स्लिप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। फॉर जनरेटर स्लिप इज लेस देन 0। तो अगर हमें इस इक्वेशन फर्स्ट का, यानी कि स्लिप को नेगेटिव करना है, 0 से कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो हम ns की वैल्यू को बहुत कम कर दें, मैं लिखवा देता हूं, टू मेक स्लिप लेस देन 0। हमारे पास दो स्टेप हैं, दो कंडीशन पॉसिबल हैं। मेक पहला स्टेप क्या है, डिक्रीज ns बिलो nr। ns को हम nr से कम कर दें, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड को रोटर की स्पीड से कम कर दें, तब स्लिप नेगेटिव हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम रोटर की स्पीड बढ़ा दें, इंक्रीज रोटर स्पीड nr। दोनों ही कंडीशन में हमारी जो स्लिप है वो नेगेटिव चली जाएगी और मशीन जनरेटर की तरह ऑपरेट करने लगेगी। बट आप मुझे बताइए कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, ns को कंट्रोल करने वाला या nr को कंट्रोल करने वाला?
तो कभी भी एनआर को कंट्रोल करना और एनएस को कंट्रोल करने के लिए बोला जाए तो आप सीधे एनएस को कंट्रोल करिए, बिकॉज एनआर को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो तुरंत एनआर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर। रोटर के इनर्शिया की वजह से हम तुरंत फटाक से अगर हमें स्पीड को चेंज करना है तो हम एनआर की स्पीड को नहीं कर सकते, कुछ टाइम लगेगा। बट हम एनएस की स्पीड को तुरंत डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? नाउ अब हमें क्या करना है, डिक्रीज एनएस बिलो एनआर, हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं। नाउ हाउ टू डिक्रीज एनएस, तो एनएस क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। मैंने आपको पढ़ाया है स्पीड कंट्रोल मेथड में अगर हमने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया तो एनएस को कम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करके हमने एनएस को डिक्रीज कर दिया। तो चलिए इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व। टॉर्क स्लिप कर्व बनता कैसे है, देखिए ये है टॉर्क, ये है स्पीड, और मैंने बना दिया लोड टॉर्क। टीएल यहाँ पे लोड टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। और लोड टॉर्क को हमेशा क्या लिया जाता है, कांस्टेंट। चलिए अभी हमारी जो मशीन है वो कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, NR1 पे, यानी कि अभी हमारा जो स्टेबल पॉइंट है वो है A, मतलब हमारी जो रोटर की स्पीड है अभी वो है NR1 और सिंक्रोनस स्पीड कितनी है NS1, करेक्ट। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी को हमने डिक्रीज किया तो NS हमारा डिक्रीज हो गया। अब NS कहाँ पे आ गया, NS आ गया इस पॉइंट पे, तो हमें एक नया स्पीड टॉर्क कर्व मिलने लग जाएगा कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का हमें नया स्पीड टॉर्क कर्व मिलने लग जाएगा। अब हमें नया NS मिल रहा है, NS की वैल्यू चेंज हो चुकी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करके हमने सिंक्रोनस स्पीड को कम कर दिया। तो NS2 हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हमारे पास नया ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा मिला, ये मिला पॉइंट बी। पहले वाला स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट था ए, फिर हमने जब सिंक्रोनस स्पीड को कम किया फ्रीक्वेंसी को कम करके तो एक नया टॉर्क स्पीड कर्व मिला जिसपे हमें एक नया स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिला पॉइंट बी। अब जो NS है वो तुरंत NS1 से NS2 पे शिफ्ट हो जाएगा, बट क्या NR1 तुरंत यहाँ पे आ जाएगा B के पास, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ये आएगा अपने इस कर्व पे, फिर यहां से धीरे धीरे ये जाएगा बी तक। ये कर्व मान लेते हैं ये है पॉइंट सी। तो अभी हम पॉइंट सी पे हैं, धीरे धीरे हमें कहां पे जाना है, पॉइंट बी पे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सी से बी तक जाते हुए हमारे पास एक और पॉइंट मिल रहा है पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे आप देख रहे हो कि NS इज इक्वल टू क्या है NR। रोटर को हमें यहां तक पहुंचाना है B तक ताकि उसकी जो स्पीड है वो NR2 हो जाए। बट X पॉइंट पे जो NS2 की स्पीड है वही NR2 की स्पीड है, बट एट पॉइंट X सिंक्रोनस स्पीड हमारी रोटर स्पीड के बराबर हो गई। तो ठीक पॉइंट X पे जो मशीन है वो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो C से B तक जाने वाला है। बीच में एक और पॉइंट पड़ रहा है X जिसपे NS इज इक्वल टू NR है। तो ठीक पॉइंट X पे हमें क्या करना है बताइए, रिमूव द सप्लाई या डिस्कनेक्ट द सप्लाई, बिकॉज NS इज इक्वल टू NR अगर है, हम जानते हैं स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है NS माइनस NR अपॉन NS। अगर NS और NR बराबर हो गया तो स्लिप क्या हो जाएगा
जीरो। अगर स्लिप जीरो हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर टॉर्क जीरो है तो स्पीड भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है उस टाइम पे। तो इस पॉइंट पे मशीन को, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, जिससे आपकी मशीन रुक जाएगी और उस पे ब्रेक लग जाएगा। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताए मशीन को ब्रेक करने के लिए, मशीन पे ब्रेक लगाने के लिए। तो ये तीनों मेथड इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, तो आई होप आप इसे अब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।